हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। ये एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं कि डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं इसे डिटरमाइन करने के। तो मैं आपको जो मेथड बताऊँगी वो है ग्वाय मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। किसी मैटर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इस पर टू टाइप के फोर्स वर्क करते हैं। जब हम किसी भी मैटर से यहाँ पे मतलब है आप किसी भी सैंपल को ले सकते हैं, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर दो फोर्स वर्क करेंगे। फर्स्ट फोर्स होगा स्टेबल मैग्नेटिज्म के कारण पदार्थ पर वर्क करने वाला फोर्स। एक स्टेबल मैग्नेटिज्म के द्वारा होगा, जो एक स्थायी जगह पर स्टेबल जगह पर है उस पर जो फोर्स लगेगा। और एक होगा इंडक्शन से उत्पन्न। इंडक्शन मतलब उसको हम प्रेरित करेंगे, प्रेरित करने से जो उसमें मैग्नेटिज्म के कारण मैटर पर जो वर्क करेगा फोर्स वो। तो दो होगा, एक स्टेबल मैग्नेटिज्म के कारण पदार्थ पर वर्क करने वाला फोर्स और इंडक्शन से उत्पन्न मैग्नेटिज्म के कारण मैटर पर वर्क करने वाला फोर्स। उपयुक्त इन्फॉर्मेशन के बेस पर मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी को मेज़र करने के लिए टू पार्ट्स में करने वाले मेथड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जिस मेथड से इसे मेज़र किया जाता है कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कैसी है, उसके दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है नो यूनिफॉर्म फील्ड मेथड और दूसरा है यूनिफॉर्म फील्ड मेथड। यूनिफॉर्म फील्ड की मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी को मेज़र करने के भी अनेक मेथड होते हैं। अब नो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर भी काफ़ी मेथड आते हैं और यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर भी काफ़ी मेथड आते हैं। तो पहला हम ले लेंगे यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। इसमें एग्जांपल आ जाता है आपका ग्वाय मेथड है, भटनागर माथुर मेथड है। जो मेन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला मेथड है वो ग्वाय मेथड ही है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ ग्वाय मेथड के बारे में ही इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्वाय मेथड। यह मेथड फ्रेंच साइंटिस्ट ग्वाय ने 1889 में दिया था। फ्रेंच साइंटिस्ट थे ग्वाय, उन्होंने इस मेथड को 1889 में दिया था। यह पदार्थ की मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ज्ञात करने का एक इजी मेथड है। इसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि उस पर किस तरह का फोर्स कार्य कर रहा है या किस तरह का वर्क कर रहा है वो। तो उसे हम उसकी मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। इस मेथड में हम सॉलिड, लिक्विड या पदार्थ के सामान्य कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के रूप में, इट मीन्स आप इस मेथड में जो भी मेज़र करना चाहते हैं आप ले सकते हैं। चाहे आप सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं या सामान्य कंसंट्रेशन वाला भी हो सकता है, नॉर्मल कंसंट्रेशन उसकी हो, लेकिन वो सॉल्यूशन 0.5 से 1 ग्राम अमाउंट में ही लेते हैं। तो आप इसमें इस तरह से लिखेंगे कि इस मेथड में सॉलिड, लिक्विड या पदार्थ के सामान्य कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के रूप में 0.5 से 1 ग्राम अमाउंट को ही यूज़ में लाया जाता है। प्रिंसिपल, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, किस चीज़ पर वर्क करता है। किसी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसके वेट में डिफरेंस आ जाता है। हमें पता है जब हम किसी भी मेटल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और बिना मैग्नेटिक फील्ड के रखते हैं तो दोनों के वेट में जो है वो अंतर रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस तथा अब्सेंस में पदार्थ के वेट का डिफरेंस यदि डेल्टा एम है, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की पहले हम प्रेजेंस ले लेंगे, मतलब हम उस सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में भी रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के बिना यानी कि उसकी अब्सेंस में भी रखेंगे। तो हम ये नोटिस डाउन करेंगे कि दोनों के बीच में जो है उसके वेट में अंतर आता है, डिफरेंस आता है और इसे हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पदार्थ पर जो वर्क करेगा, पदार्थ पर कार्य करने वाला जो फोर्स होगा हमें उसकी गणना करनी है, यानी कि हमें डेल्टा एफ की गणना करनी है कि हमारा डेल्टा एफ कैसा है जो पदार्थ पर कार्य करने वाला बल है। तो चलिए कार्य करने वाला बल निकालते हैं, डेल्टा एफ। यदि पदार्थ तथा सराउंडिंग सस्पेक्टिबिलिटीज K1 तथा K2 हैं तो Fx इक्वल्स टू, यानी कि बल Fx इक्वल्स टू हाफ K1 माइनस K2 डी न्यू, यहाँ पे डेल्टा एच वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स हो जाता है। ये फॉर्मूला है। उसके बाद यदि यहाँ पे जो आपको डेल्टा न्यू नज़र आ रहा है, इस डेल्टा यू की वैल्यू ए डी एक्स होती है और जब इस डेल्टा न्यू की वैल्यू हम
वन में पुट करते हैं, मतलब इसकी जगह पर पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी न्यू इज इन द इक्वेशन 1। तो जब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे इसकी, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका एफ एक्स हाफ k1 माइनस k2 अब उसकी वैल्यू क्या थी, डी न्यू की वैल्यू थी ए डी एक्स। तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि डी न्यू की जगह यहाँ ए और यहाँ डी एक्स आ गया है, बाकी सब जो था वो सेम ही रहा है। उसके बाद है जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पर ये डिफ्रेंशिएट का साइन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डी एफ एक्स हो जाएगा हाफ k1 माइनस k2 ए, यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट का साइन होगा। डिफ्रेंशिएट का साइन होने के बाद यहाँ h और यहाँ नीचे एच ओ हो जाएगा छोटा सा, और बाकी जो था वो सेम का सेम रहेगा, और यहाँ d की जगह आप डेल्टा भी बना सकते हैं क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। उसके बाद ये इक्वेशन 2 हो गई। जब यहाँ से डिफ्रेंशिएट का साइन हटेगा तो एफ एक्स का एफ एक्स हो जाएगा हाफ k1 माइनस k2 ए, और ये जो बाकी सब था ये यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से हट के यहाँ पे जो एच स्क्वायर माइनस एच ज़ीरो का स्क्वायर आ जाता है, और वो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं स्क्वायर है और यहाँ डिफरेंशिएट में एच और एच ओ है, तो इसीलिए एच स्क्वायर माइनस एच ओ का स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ हम एच ओ को जो है वो नेग्लेक्टेड मानते हैं, नेग्लेक्टेड मतलब नगण्य, बिल्कुल इसे हम ज़ीरो मान लेते हैं। तो जब हम इसकी ज़ीरो वैल्यू लेंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, जब ये यहाँ से हटेगा तो हमारा क्या बचेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 k1 माइनस k2 और यहाँ से ए एच स्क्वायर, बाकी पूरा सेम रहेगा और यहाँ से सिर्फ ये हट जाएगा और ए एच स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो जाएगी आपकी। परपेंडिकुलर फील्ड एफ एक्स का मेज़र माइक्रो बैलेंस द्वारा जब करेंगे, जब हम इसका डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे माइक्रो बैलेंस के द्वारा, तो ये इस तरह से आएगा एफ एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एम जी, और जी जो होगा वो इसमें ग्रेविटी कांस्टेंट होगा। ये इक्वेशन 5 होगी। इक्वेशन 4 तथा 5 को ऐड करने पर, अब आपने देखा इक्वेशन 4 की वैल्यू आपकी थी हाफ k1 माइनस k2 ए एच स्क्वायर और 5 की वैल्यू थी डेल्टा एम जी, तो हम इन दोनों को लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिखी इक्वेशन 5 की वैल्यू डेल्टा एम जी और इक्वेशन 4 की वैल्यू थी हाफ k1 माइनस k2 ए एच स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ ऊपर चला जाएगा, यहाँ ये 2 ऊपर आ गया, 2 डेल्टा एम जी, और ये जो ए एच स्क्वायर था ये ए एच स्क्वायर यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर गया और ये नीचे आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे k1 अब माइनस k2 बचा, क्योंकि ये 2 तो ऊपर चला गया और ये यहाँ नीचे आ जाएगा इसके पास, तो यहाँ सिर्फ इतना ही बचेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ ये माइनस का है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसके साथ यहाँ k2 प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे k2 यहाँ प्लस में आ गया है, k2 प्लस 2 डेल्टा एम जी अपॉन ए एच स्क्वायर, और यहाँ k1 बचा है जिसे हम सीधा करके इस तरह से करके लिख लेंगे। k1 हमने यहाँ लिख लिया और बाकी जो यहाँ आता है वो उसको इस साइड लिख लिया, और इस तरह से करके ये पूरा हो गया। फिर इक्वेशन 6 को बोथ साइड m अपॉन साई से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ m अपॉन साई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ k1 था, तो यहाँ k1 की में हमने इंटू कर दी तो m अपॉन साई हो गया, और यहाँ पे k2 प्लस 2 डेल्टा एम जी अपॉन ए एच स्क्वायर था, तो इसकी भी m अपॉन साई से इंटू करा दी, और ये जो है पूरा इक्वल हो जाता है एक्स एम के, और यहाँ एक्स एम जो है वो मोलर सस्पेक्टेबिलिटी है, और ये मोलर सस्पेक्टेबिलिटी है, और यहाँ पे ये हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है कि यहाँ पे एक्स एम की वैल्यू क्या है। ये आप देखेंगे जो हमने ये लिया है गॉय मेथड, इसको हम करते कैसे हैं, तो ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे 2 मैग्नेट्स लगे होते हैं, इसमें यहाँ ये बैलेंस है, इस बैलेंस के द्वारा इसको वेट इसका किया जाता है, और ये सैंपल यहाँ पे टांगा गया है, ये सैंपल है। एपरेटस, इसमें कौन कौन से एपरेटस का यूज़ किया जाता है, तो इस मेथड में ग्वाय मैग्नेटिक बैलेंस होता है। इसमें सस्पेक्टिबिलिटी बैलेंस के एक सिरे पर एक चांदी का तार लगा होता है। यहाँ आपने देखा ऊपर जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया उसमें 2 मैग्नेटिक बैलेंस लगा हुए थे, और यहाँ इसमें बैलेंस के द्वारा ही हमें एक चांदी का तार होता है जिसके द्वारा सैंपल को लटकाया जाता है। यहाँ आप ये देखेंगे ये बैलेंस लगा है, इसमें ये चांदी का तार है, और इसी के द्वारा ये सैंपल को यहाँ लटकाया जा रहा है। प्रोसीजर अब इसे किया कैसे जाता है, दिए हुए पदार्थ को सैंपल ट्यूब में भर लेते हैं।
ये जो दिया हुआ आपका पदार्थ होगा, लिक्विड है या सॉलिड है, उसको हम पहले सैंपल ट्यूब में भर लेते हैं। सैंपल ट्यूब ग्लास की बनी एक ट्यूब होती है, इसमें लगे निशान तक सैंपल को भर लेते हैं। फिर इसका वेट करते हैं। पहले हम इसका सैंपल लेंगे, उसे सैंपल ट्यूब में फिल करेंगे। सैंपल ट्यूब में फिल करने के बाद हम उसका वेट ले लेंगे अलग से। जब हम उसका वेट ले लेंगे उसके बाद हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में 5000 से 15000 तक और स्टेट्स पावर उत्पन्न कर दोबारा से उसका वेट लेंगे। पहले हम बिना मैग्नेटिक फील्ड के उसका वेट ले लेंगे और फिर मैग्नेटिक फील्ड में उसका वेट लेंगे। तो दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, जैसे हमने पहले वेट लिया बिना मैग्नेटिक फील्ड के और फिर दोबारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेट लिया, तो इसके दोनों का हमारा मिलाकर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हमें डेल्टा एम का फॉर्मूला ज्ञात करके मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी ज्ञात कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।